से बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करते हुए सभी मंत्रालयों से आमदनी और खर्च का ब्यौरा मांगा है। बजट की तैयारियों को लेकर पहली बैठक 9 अक्टूबर को होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, क्या तैयारी है सरकार की? जी हां, मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट या फिर कहें कि अगले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का बजट जो पेश होना है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को चिट्ठी लिख करके कहा है कि बजट से जुड़ी हुई जानकारी और अगले बजट से जुड़े हुए आंकड़े आपको सौंपने हैं। इसकी एक डेडलाइन दी गई है। सबसे पहली डेडलाइन दी गई है 5 अक्टूबर का। 5 अक्टूबर तक हर विभाग को एक बजट का एस्टीमेट देना है, उसका स्टेटमेंट सौंपना है वित्त मंत्रालय को। एक फॉर्मेट दिया गया, उसके तहत सौंपना है। अलग अलग विभागों को भी बताना है कि चालू कारोबारी साल में 2023-24 में खर्च का अब तक का ट्रेंड कैसा रहा है, ये आपको एक फॉर्मेट के तहत वित्त मंत्रालय को बताना है। अगली तारीख जो सौंपी गई है वह आपको दूसरा बजट के भाषण का ड्राफ्ट को लेकर के वो भी आपको 5 अक्टूबर तक देना है। यानी कोई मंत्रालय चाहता है कि उनके विभाग से जुड़ी हुई कोई बात वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कहे, तो कौन सी बात कहनी चाहिए, उसका ड्राफ्ट आपको देना है 5 अक्टूबर तक। उन सब के बाद 9 अक्टूबर को बजट की तैयारियों पर पहली बैठक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अलग अलग मंत्रालयों की होगी। और उस बैठक के बाद जो है तब आपको होगा दूसरी महत्वपूर्ण बात 1 नवंबर की तारीख, जहां पे हर विभाग को अपने रेवेन्यू रिसिप्ट का आंकड़ा देना है। यानी उनके यहाँ जो भी आमदनी हुई है उसकी जानकारी आपको सौंपनी है वित्त मंत्रालय को, ताकि वित्त मंत्रालय इस आधार पे बजट का दस्तावेज तैयार कर सके। जीडीपी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती है कि जीडीपी का अनुमान क्या सरकार पेश करने वाली है, उसके आंकड़े आपको 7 जनवरी तक वित्त मंत्रालय तक पहुंचा देने संबंधित विभाग को यह भी जानकारी दी गई है। और 25 जनवरी को डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट आपको सौंपना है वित्त मंत्रालय को। यानी आप कौन कौन से पैसे की और आपको जरूरत है खर्च करने के लिए, वो आपको वित्त मंत्रालय को बताना होगा। तो ये सारी चीजें आपको वित्त मंत्रालय को तय समय सीमा के भीतर बतानी है, ताकि वित्त मंत्रालय इसके आधार पर बजट का दस्तावेज तैयार कर सके और फिर वित्त मंत्री बजट पेश कर सके। तो लक्ष्मण जी, 2024 तो चुनावी साल होगा, इस बार अंतरिम बजट की ही संभावना है, तो बड़े ऐलान होंगे नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ संकेत? जहां तक अंतरिम बजट में किसी बड़े ऐलान की बात है, तो कानून इस बात की रोक नहीं लगाता है कि आप अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है कि अब तक 14 बार कुल अंतरिम बजट पेश किया गया है और अलग अलग कई मौके पर अंतरिम बजट में बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर मोदी सरकार के पिछले अंतरिम बजट की बात करें जो 2019 में पेश किया गया था, वहां पर काफी बड़ा ऐलान किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे, ये ऐलान किया गया था। उसी अंतरिम बजट में पीएम श्रम योग मानधन योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें श्रमिकों को पैसे पेंशन की गारंटी दी गई थी। 5 लाख रुपए तक के टैक्सेबल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसका भी ऐलान किया गया, तो भी अंतरिम बजट में। अगर उससे पहले की बात हम करें, 2014 में यूपीए सरकार ने जब अंतरिम बजट पेश किया था, तो बहुत बड़े चुनावी वादे को पूरा करते हुए 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान किया था। साथ ही साथ 1 रैंक 1 पेंशन के अलावा एजुकेशन लोन पर सब्सिडी का ऐलान किया गया था। गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी में छूट का ऐलान किया गया था। वो सब हुआ था 2014 के अंतरिम बजट में, यूपीए में जब पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया था। तो इससे पहले 2004 में एनडीए सरकार ने जब अंतरिम बजट पेश किया था, तब भी बड़े ऐलान किए थे। मिसाल के तौर पर डीओ को बेसिक पे के साथ मिलाने का ऐलान किया गया था। एलटीसीजी में छूट का दायरा बढ़ाया गया था। वो सारा कुछ हुआ था आपको अंतरिम बजट में। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में कटौती का भी ऐलान किया गया था, वो भी अंतरिम बजट में एनडीए सरकार ने किया था 2004 में। इससे पहले 1991 में चंद्रशेखर की सरकार जो थी, तब पहली बार विनिवेश नीति की घोषणा की गई थी, वो भी अंतरिम बजट में। इसका मतलब साफ तौर से ये हुआ कि अंतरिम बजट में कई बार बड़े ऐलान हुए हैं, इसलिए इस बार भी सरकार अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान करेगी, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं G20 की, यानी टाइम इंडिया का। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग समिट में हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें कि ऐसा पहला मौका है जब शी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे।
और G20 समिट में आने वाले राष्ट्र प्रमुखों के लिए दिल्ली में आलीशान इंतजाम किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए 4,500 स्क्वायर फुट का स्वीट और चीन के मेहमानों के लिए मोर की थीम पर होटल तैयार हो रहा है। दिल्ली के 24 5 सितारा होटल पूरी तरह बुक है और दुनिया के दिग्गज कहां रुकेंगे, क्या खाएंगे, इन सब का जायजा लिया हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। यह है होटल ITC मौर्या का मशहूर चाणक्य प्रेसिडेंशियल स्वीट। 4,500 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा बड़े आलीशान स्वीट की बुकिंग पिछले 2 सप्ताह से बंद है, क्योंकि यहां ठहरने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन चाणक्य स्वीट में रुकने वाले छठे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। चाणक्य स्वीट में लिविंग रूम, स्टडी, प्राइवेट डाइनिंग रूम, प्राइवेट टेरेस, स्पा और जिम की सुविधा मौजूद है। यहाँ की दीवारें अजीज और तैयब मेहता जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों की दुर्लभ कलाकृतियों से सुसज्जित है। मॉडर्न आर्किटेक्चर की झलक दिखाता ITC मौर्या हमेशा से ही अमेरिकी राष्ट्रपतियों की पसंदीदा जगह रही है और इस बार जो बाइडेन भी यहीं रुकेंगे। साथ ही अमेरिकी एजेंसियों ने यहाँ के सभी 400 कमरे अभी से बुक कर लिए हैं। उम्मीद है कि बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह बाइडेन भी यहाँ के मशहूर बुखारा रेस्टोरेंट में जायके का आनंद लेंगे। ITC मौर्या के ठीक बगल में ताज पैलेस है। ताज पैलेस होटल को भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर सजाया जा रहा है। ताज पैलेस पूरी तरीके से पीकॉक थीम या मोर की थीम पे है, तो हम तो वही उनको प्रस्तुत करेंगे, तो जिसमें कि हमारा जो पूरा एम्बियंस है उस पर और भी 4 चांद लग जाए, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत G20 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनहांस और किया जाएगा। सांग्रीला होटल में UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ अक्टूबर फेस्ट की थीम पर ग्रापा बार में खास मेन्यू बनाया गया है। साथ ही इसके रेस्टोरेंट ताम्रा में मिलेट बेस्ड वर्ल्ड ऑन प्लेटर एक्सपीरियंस दिया जाएगा। इसके अलावा द ओबेरॉय में रूस और तुर्की से आए डेलीगेट्स के लिए व्यवस्था की गई है। ली मेरिडियन होटल मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया और स्पेन के डेलीगेट्स को रखेगा। दिल्ली के बीचों बीच इंपीरियल होटल में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट्स रहेंगे। ओमान से आए डेलीगेट्स लोदी होटल में रुकेंगे, तो फ्रेंच डेलीगेशन के लिए क्लैरिजेस होटल को रखा गया है। द ललित होटल में कनाडा और जापान के डेलीगेट्स को रुकना है। इन सभी होटल्स ने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को G20 समिट के लिए खास तरीके से तैयार किया है। पधारो हमारे देश। जब मेहमान इतने खास हों तो उनके स्वागत के लिए तैयारियां खास क्यों नहीं होंगी। G20 के लिए आ रहे विशिष्ट मेहमानों को एक खास इंडियन हॉस्पिटैलिटी का अनुभव देने के लिए दिल्ली के तमाम 5 सितारा होटल्स ने खास तैयारियां की हैं और इसके लिए चाहे वो क्विजीन हो या डेकोरेशंस हो या स्टे हो, हर जगह एक भारतीय छाप छोड़ने की कोशिश की गई है। ताजमहल होटल में G20 के दौरान यहाँ का मशहूर सनसेट रिचुअल और भव्य होगा। मेन्यू को फिर से तैयार किया गया है। स्टाफ को खास ट्रेनिंग दी गई है और मेहमानों के लिए एक खास थाली ऑफ इंडिया तैयार की गई है। डिग्निटरीज आ रहा है, उन लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, तो उस हिसाब से हम खाना बनाएंगे। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, सो वी पुट ऑल दिस टुगेदर। एक्सपेक्टेशन है कि सर्विस बढ़िया हो। जो हेड ऑफ स्टेट है, जो डिग्निटरीज है, वो लोग चखे, उन लोग को अच्छा लगे, एंड मेक श्योर दैट द सर्विस इज परफेक्ट, सो व्हेन दे गो बैक दे से वाओ, यू नो, आई कम टू इंडिया एंड आई एम लाइक ब्लोन अवे। कई होटल स्टाफ को ट्रेनिंग दिला रहे हैं, तो कई अतिरिक्त स्टाफ भर्ती कर रहे हैं। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, होटल सज चुके हैं विदेशी मेहमानों को भारत की हॉस्पिटैलिटी का खास अनुभव कराने के लिए। रोहन सिंह, दिल्ली। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान ने नया विवाद शुरू कर दिया है। उदयनिधि ने शनिवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा था कि मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें खत्म करना होगा। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं, बल्कि इसे खत्म करना हमारा पहला काम है। மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது.
சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். देश भर में साधु संतों और सामाजिक संगठनों ने स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध किया है और उन्हें फौरन माफी मांगने के लिए कहा है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। I will always stick to whatever I said. I will say it again and again. I never spoke about genocide. I spoke only about the Sanatan, the practices that they are following. I will definitely stand against it, and I will face any illegal activities, action, and I will never step back from whatever I said. सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर उदयनिधि स्टालिन घिर गए हैं। दिल्ली में बीजेपी के सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष तमिलनाडु भवन पहुंचे। यहां उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से तमिलनाडु के सीएम को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी उदयनिधि के साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि सनातन को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खाक में मिल जाएंगे। कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई है। क्या 2024 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन हकीकत बन पाएगा और केंद्र सरकार क्यों कर रही है इसकी वकालत? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार तेजी रही। इस वजह से बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 241 अंक चढ़कर 65,628 पर बंद हुआ। निफ्टी 94 अंक चढ़कर 19,529 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, आईटी, पीएससी शेयरों में रही। एफएमसीजी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है, पर उदय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने रहेंगे। उदय कोटक ने टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से खास बातचीत में कहा कि आरबीआई से नए सीईओ की मंजूरी का इंतजार है, तब तक दीपक गुप्ता अंतरिम एमडी सीईओ रहेंगे। The bank is required by the Reserve Bank to have 3 senior positions step down no later than 31st of December, which is the chairman, managing director, and the joint managing director. So we are all in what is called the transition phase as per the regulatory guidelines. And since all 3 of us were supposed to be going out before 31st December, I felt it appropriate that we sequence the transition. And therefore, I took the decision and went to the board with my resignation. And the board has accepted my resignation. At the same time, has appointed Mr. Deepak Gupta in the interim as the managing director and CEO, subject to RBI approval. Mr. Deepak Gupta's term also ends on 31st December. और यहां एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी के घरेलू उत्पादक सरकार से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग कर रहे हैं चीन के माल पर। अभी पीसीबी इंपोर्ट पर 0 ड्यूटी है और भारतीय पीसीबी इंडस्ट्री चीन के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर पा रही है। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, घड़ी, कैलकुलेटर, लाइट, कार, डिजिटल गैजेट से लेकर एरोस्पेस इंडस्ट्री तक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल होता है। भारत में कई राज्यों में इसके उत्पादक हैं, लेकिन 0 ड्यूटी के चलते चीन के सामान का मुकाबला अब मुश्किल हो गया है। नतीजा, इंडस्ट्री अब सप्ताह में 3 दिन काम बंद रखने पर मजबूर है। अभी की सिचुएशन बहुत टफ चल रही है। 1 साल से हमारी परिस्थिति ऐसी चल रही है कि करीब प्रोडक्शन हैज डिक्रीज डाउन टू 40 to 60%। अभी क्या हो रहा है कि पहले हम लोग हर रोज काम करते थे, अभी ऐसा हो रहा है कि 3 दिन छुट्टी रखनी पड़ती है। इतना सारा माल चाइना से डंप हो रहा है, इमेजिन नहीं कर सकते। प्राइसिंग भी इतना कम है उसमें, और लोकल मैन्युफैक्चरर उसी के तरफ चले जाते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं। भारत में पीसीबी का सालाना बाजार $2.8 अरब का है। देश में पीसीबी के 300 से ज्यादा कारखाने हैं, जिनसे करीब 1 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। 0 ड्यूटी के चलते चीन का माल घरेलू पीसीबी के मुकाबले 20 से 30% सस्ता है। अब इंडस्ट्री बॉडी इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन ने डीजी ट्रेड रेमेडीज में चाइनीज पीसीबी पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का केस दर्ज किया है। एक जिसको हम बोलते हैं कि लेवल इक्वल प्ले एरिया हमको मिलना चाहिए, दैट इज आवर डिमांड। सो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन में ये है कि वी हैव डिमांडेड ऑलरेडी सिंस लॉन्ग बैक फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड आई गेस नेक्स्ट वीक वी आर फेसिंग हियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। सो डिमांड यही है कि एक हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके जैसा मिल रहा है, वैसा अपॉर्चुनिटी इंडियन इंडस्ट्री को मिल जाए बस। भारत में सेमीकंडक्टर चिप के प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की है, लेकिन वो चिप्स जिन सर्किट बोर्ड्स पर लगेंगी उसकी इंडस्ट्री मुश्किल में है। अगर भारत की पीसीबी इंडस्ट्री को बचाना है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना लाजमी होगा, और अगर ऐसा होता है तभी जाकर हम मेड इन इंडिया के सपने को साकार कर पाएंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उछल कूद के बाद अब चांद की गोद में सो गया है। इसरो ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर कर ये जानकारी दी है। इसरो ने बताया है कि सोलर पावर और बैटरी खत्म हो जाने के कारण विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। सुबह 8 बजे विक्रम लैंडर को प्रज्ञान रोवर की बगल में स्लीप मोड में डाल दिया गया है। पेलोड भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि लैंडर रिसीवर अभी ऑन है। अब 22 सितंबर को उसके जागने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो ने विक्रम लैंडर की चांद पर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग का वीडियो भी शेयर किया था। मुंबई अपने गणेश उत्सव के लिए तो पूरी दुनिया में फेमस है ही। यहां पर बनने वाली गणेश मूर्तियां भी दुनिया भर में डिमांड में रहती हैं। आइए आज आपको मुंबई के सबसे बड़े वर्कशॉप पर लेकर चलते हैं, जहां गणेश उत्सव के लिए मूर्तियां बनाने का काम जोरों से चल रहा है। यह है मुंबई का परेल वर्कशॉप। यहाँ कारीगर भगवान गणेश की मूर्तियों को फिनिशिंग टच दे रहे हैं। मुंबई में आपको ऐसे कई वर्कशॉप मिल जाएंगे, लेकिन ये जगह थोड़ी खास है क्योंकि यहाँ देश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमाओं का निर्माण होता है। तो परेल के इस वर्कशॉप में बड़ी बड़ी मूर्तियों पर काम जारी है और इनकी सजावट हो रही है, और कुछ दिन बाद ये मूर्तियां मुंबई के बड़े बड़े पंडालों में आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही कुछ मूर्तियां भारत से बाहर भी जाती हैं और भारत के अनेक राज्यों में भी इन मूर्तियों को सप्लाई किया जाता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। यहाँ पर विदेशों से भी मूर्तियों के ऑर्डर आते हैं और ये कनाडा और थाईलैंड जैसे देशों तक पहुँचती हैं। यहाँ की मूर्तियाँ साइज़ में और हाइट में 23 फीट, 21 फीट, 12 फीट, 15 फीट अलग अलग साइजेस है, डिफरेंस में होती है। और ऑल ओवर मुंबई, महाराष्ट्र से लेके अपना इंडिया में तो जाती है और इंडिया के बाहर भी जाती है।
परेल वर्कशॉप में मूर्ति बनाने का काम गणेश उत्सव से 4-5 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए पीओपी, चीनी मिट्टी, फाइबर और पेंट के साथ साथ काथे का इस्तेमाल किया जाता है। ये मटेरियल भी देश के अलग अलग राज्यों से आता है। सबसे पहले तो लगता है क्ले वर्क लगता है। क्ले वर्क होता है मतलब चीनी माती बोलते हैं उसको। देन आफ्टर उसके बाद फाइबर का साँचा बनता है उसका, फाइबर, पीओपी एंड पेंट, ये सब मटेरियल इसमें लगता है। मूर्ति के लिए ज़रूरी होता है पीओपी एंड काथा। काथा केरला से आता है, पीओपी गुजरात से आती है, राजस्थान से आती है। एक मूर्ति को बनाने में करीब 12 से 15 दिन का वक्त लगता है। जहां तक बात कीमत की है तो ये मूर्ति के साइज पर डिपेंड करती है और 2 लाख से शुरू होकर ये 5 लाख रुपए तक जाती है। कोविड में इन कलाकारों का काम ठप सा पड़ गया था, लेकिन पिछले साल गणेश उत्सव दोबारा शुरू होने के बाद इस साल करीब 800 मूर्तियों के ऑर्डर यहाँ आए हैं। तो इस साल गणेश उत्सव में आप जिस पंडाल में दर्शन करने जाएं, हो सकता है कि वहाँ पर मुंबई के परेल वर्कशॉप के गणेश ही आपको विराजित मिले। ललित कुमार, मुंबई। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।